हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का कानूनी आधार है, यह तर्क है। ऑप्शन है न्यूमेयर, लूसी मेयर, प्रोफेसर पीसी खरे, एंजल्स। परिवार का कानूनी आधार है, यह तर्क किसका है? न्यूमेयर, लूसी मेयर, प्रोफेसर पीसी खरे एंड एंजल्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लूसी मेयर हो जाएगा। लूसी मेयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसकी है? बुक का नाम है हिंदू सोसाइटी। ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, केएम कपाड़िया। मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, केएम कपाड़िया ऑप्शंस है। बुक का नाम है हिंदू सोसाइटी। इंपॉर्टेंट बुक है एंड ये कब प्रकाशित हुई है? 1961 में प्रकाशित हुई है बुक। और इस बुक में जो कास्ट सिस्टम है यानी कि जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, कास्ट सिस्टम यानी कि जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में बात की गई है, 1961 में है। एंड यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इरावती कार्वे। इरावती की कार्वे है और 1961 में ये प्रकाशित होती है। इसमें यानी हिंदू सोसाइटी बुक में कास्ट सिस्टम के बारे में बात की गई है। और इरावती का एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में आता है कि इन्होंने क्या कहा है, जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह कहा है। जाति क्या है? एक विस्तृत नातेदारी समूह है या फिर एक विस्तारित परिवार इसे बताया है। जाति व्यवस्था को एक विस्तृत नातेदारी समूह कहा है या फिर जाति व्यवस्था एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, इस तरीके से आए तो इरावती कार्वे ने कहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह दर्शाता है। ऑप्शंस हैं सामाजिक गतिशीलता को, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता को, अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता को या फिर व्यावसायिक गतिशीलता को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक फैमिली है, उसमें जो दादाजी हैं वो एक गांव में कुम्हार थे और जो उनके पिता थे उन्होंने शहर में एक स्कूल में शिक्षण का जो कार्य है वो किया था। और जो उनका पिता का जो मतलब कि टीचिंग वर्क कर रहे थे, उनका जो बेटा है वो महानगर में क्या है, कंपनी में इंजीनियर है। दादा कुम्हार थे। तो ये किसको दर्शाएगा? ये कैसी गतिशीलता है? सामाजिक गतिशीलता है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता है, अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता है या फिर व्यावसायिक गतिशीलता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। सामाजिक गतिशीलता की बात आती है तो सबसे पहले किसने सामाजिक गतिशीलता की बात की थी? सोरोकिन ने की थी। सबसे पहले किसने की थी? सोरोकिन ने सबसे पहले सोशल मोबिलिटी में, जो उनकी बुक है सोरोकिन की, उसमें ही उन्होंने क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। और ये जो उनकी बुक है सोशल मोबिलिटी, ये कब प्रकाशित होती है? 1927 में। ठीक है, और इन्होंने जो सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताए हैं सोरोकिन ने, वो कौन कौन से बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। पहला क्या है? क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। और जो दूसरा है वो है उद्रक या रैखिक गतिशीलता। उद्रक या रैखिक गतिशीलता, इसमें भी 2 हैं। एक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है और एक अधोगामी गतिशीलता है। इसके अलावा जो लिप्सेट एंड बेंडिक्स हैं, लिप्सेट एंड जो बेंडिक्स हैं, उन्होंने
दो प्रकार बताए हैं। सोशल, इनकी बुक का नाम क्या है, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लिप्सिट एंड बेंडिक्स की जो बुक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ये बुक आई है 1959 में, लिप्सिट एंड बेंडिक्स की, ठीक है। और इनमें इन्होंने इस बुक में जो व्यावसायिक गतिशीलता है उसके दो प्रकार बताए थे, ठीक है। व्यावसायिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे। एक अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता है, जो कि जब पीढ़ियों के बीच में, ठीक है, इसमें जैसे पीढ़ियों की बात हो रही है, जब पीढ़ियों के बीच में व्यावसायिक भिन्नता देखने को मिलती है तो उसको हम अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है। दूसरी जो है अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने ही जीवन काल में एक के बाद एक कई सारे जो व्यवसाय हैं उनको जब अपनाता है, उनको करता है, तो उसे अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रोबियान आइलैंड्स पर जो अध्ययन है वो किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की, दुर्खीम, लेवी-स्ट्रॉस। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की, दुर्खीम, लेवी-स्ट्रॉस ऑप्शंस में है। ट्रोबियान आइलैंड्स पर जो अध्ययन है, फील्ड वर्क है, वो पूछा जा रहा है किसने किया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेलानोवस्की। मेलानोवस्की ने किया है ट्रोबियान आइलैंड्स पर जो अध्ययन है वो किया हुआ है। और मेलानोवस्की का जन्म कहाँ हुआ था, पोलैंड में हुआ था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो धर्म है, ठीक है, जो धर्म है उसको भी क्या बताया था कि ये जो धर्म है ये भी मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। और जो धर्म है उसको इन्होंने दुर्खीम की तरह ही सोशल फैक्ट भी माना है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा भी जा सकता है। तो दुर्खीम ने भी धर्म को सामाजिक तथ्य ही माना है, जैसा कि दुर्खीम बताते हैं वैसे ही मेलानोवस्की ने भी कहा है। और जो धर्म है वो जो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्तियों को उनको पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है। और एक तरह से इनका ये कहना था धर्म के बारे में कि जो जब व्यक्ति होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो उसकी क्षति होती है वो किसी फैमिली में मेंबर की डेथ होती, फैमिली की नहीं है क्षति की, फैमिली को नुकसान हुआ है, बल्कि ये क्षति समाज की होती है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति सामूहिक रूप से क्या करते देखने को मिलता है, शोक मनाते हैं, सब लोग साथ इकट्ठा होते हैं, परिवार के दुख में शामिल होते हैं। और ये सामूहिक जो एकता है ये उस परिवार और समाज की जो क्षति है उसको कम कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट याद रखिएगा, मेलानोवस्की ने कहा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। सुशीला कौशिक, दहेज, मधु किश्वर, महिला तथा पंचायती राज, लीला दुबे, दलित महिला, शर्मिला रेगे, दलित महिला। कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिला रेगे ने दलित महिला से संबंधित है, इन्होंने इस पर वर्क किया हुआ, बात की हुई है। सुशीला कौशिक की बात आती है तो इन्होंने क्या किया है, महिला तथा पंचायती राज से संबंधित है। जो सुशीला कौशिक हैं वो किसमें हो जाएंगी, महिला तथा पंचायती राज्य से संबंधित हो जाएंगी। और मधु किश्वर हो जाएंगी दहेज से। मधु किश्वर किससे हो जाएंगी, दहेज से हो जाएंगी। और जो लीला दुबे हैं, ठीक है, लीला दुबे किसमें हो जाएंगी, महिला और नातेदारी से संबंधित हो जाएंगी, महिला और नातेदारी से संबंधित ये हो जाएंगी, ठीक है, लीला दुबे। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बुक्स हैं, चलिए देखते हैं। इंडिया थ्रू कैटेगरीज, मिल्टन सिंगर, इंडियन साधु, G.S. घुरिये, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, S.C. दुबे, होमो हायरार्कीज, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ल्यू ड्यूमो। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा,
कौन सा सही नहीं है? इंडिया थ्रू कैटेगरीज मिल्टन सिंगर है, इंडियन साधु है जीएस भूरिये, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन एससी दुबे, होमो हायरार्कीज द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन लियू ड्यूमो। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्टन सिंगर की नहीं है, ये मैकिम मेरियट की है। ठीक है, इंडिया थ्रू कैटेगरीज ये जो बुक है वो किसकी हो जाएगी? मैकिम मेरियट की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। पीटर एल्बर्जर समाजशास्त्र को निमंत्रण, जे पाउली शिशु की देखभाल और प्रेम की वृद्धि, गॉफमैन दैनिक जीवन में आत्म प्रस्तुति, एस एम लिप्सेट एंड आर बेंडिक्स है समाज में श्रम का विभाजन। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। समाज में श्रम के विभाजन से ये संबंधित नहीं है, लिप्सेट एंड बेंडिक्स। ठीक है, और लिप्सेट एंड बेंडिक्स की जो बुक है, बुक का नाम क्या है? सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिप्सेट एंड बेंडिक्स से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर जो समाज में श्रम का विभाजन है, इसकी जो बात की थी दुर्खीम ने की थी, और समाज में श्रम विभाजन ये दुर्खीम का जो उनकी जो पीएचडी थी ना, उसमें ये क्या था? उनका टॉपिक रहा था। ठीक है, और इनका जो उन्होंने समाज में श्रम विभाजन की जो बात की है, बुक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बुक का नाम क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये दुर्खीम की बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने समाज का श्रम विभाजन की बात की है। इसके अलावा जो दुर्खीम की बुक्स हैं, जैसे कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है द सुसाइड। द सुसाइड में आत्महत्या की जो बात की है, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना, आत्महत्या के 4 प्रकार की बात की है। इसके अलावा इनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये एक बुक है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ये एक दुर्खीम की बुक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी भी दुर्खीम की बुक है। तो इस बुक जितने भी बुक्स आपको बताई जा रही हैं, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं विकास में महिलाएं, विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, महिला और विकास, वैकल्पिक विकास, लिंग और विकास, वैकल्पिक विकास, महिला पर्यावरण और विकास, सतत विकास। अब इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंग और विकास वैकल्पिक विकास से संबंधित नहीं है, ये महिला मुक्ति होगा। यहाँ पर क्या होगा? महिला मुक्ति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन है वैदिक अध्ययन, अंतः वस्तु विश्लेषण, जीवन इतिहास, या फिर इनमें से कोई नहीं। समाचार की जो न्यूज में इंफॉर्मेशंस रहती हैं, समाचारों में सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शंस में है वैदिक अध्ययन, केस स्टडी, अंतः वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंतः वस्तु विश्लेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंटेंट एनालिसिस इसे बोलते हैं। सूचना दाता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है इसमें रिसर्चर्स का, और यहाँ पर जो भी सूचना दाता है उनके जो विचार हैं उनको दूसरे अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं। ये संचार के जो साधन है, जैसे आप रख सकते हैं रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तकें, आपने साथ
सकते हैं, जो सरकारी या फिर गैर सरकारी जो भी दस्तावेज होते हैं, मैगजीन्स हो गई, इनसे जो भी इंटरनेट हो गया, ठीक है, इन सभी से जो भी तथ्य जो संकलन करते हैं वो सभी किस श्रेणी में आएंगे? प्राथमिक उसमें नहीं आएंगे कि प्राथमिक डायरेक्टली हमको मिल रहा है, बल्कि ये द्वितीयक श्रेणी में आएंगे, सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे, ये प्राइमरी सोर्स में नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो हमको मिल नहीं रहा है, सूचनादाता से संपर्क में नहीं है, हम इनडायरेक्टली हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैदिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? केस स्टडी की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं गणनात्मक अध्ययन, अनेक स्रोतों का प्रयोग, अध्ययन की विशेष इकाई, इकाई का गहन अध्ययन। क्या होगा यहाँ पर? केस स्टडी की विशेषता कौन सी नहीं है? गणनात्मक अध्ययन, अनेक स्रोतों का प्रयोग, अध्ययन की विशेष इकाई, इकाई का गहन अध्ययन। तो क्या होगा? गणनात्मक अध्ययन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी, पीपी अंक का क्या कहना था? किसी एक सामाजिक इकाई, अब ये सामाजिक इकाई कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है, उसके जीवन की जो गहन अध्ययन है, डीपली गहन अध्ययन जो किया जाता है, उसी को हम केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शोध प्ररचना का जो प्रकार है, रिसर्च डिजाइन का प्रकार, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है परिकल्पनात्मक, परीक्षात्मक, वर्णनात्मक या फिर अन्वेषणात्मक। निम्न में से कौन सा शोध प्ररचना का प्रकार नहीं है? रिसर्च डिजाइन बोलते हैं इसे, परिकल्पनात्मक, परीक्षात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक। तो यहाँ पर परिकल्पनात्मक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी। ऑप्शंस हैं आर कोठारी, टी.एच. मार्शल, आर सेठ, आलोक कुमार। जो नागरिकता है उसके उद्भव की जो पहचान है वो 3 चरणों, अब 3 चरण कौन से हैं? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार के आधार पर इनमें से किसने बात की है नागरिकता के उद्भव की? ऑप्शंस हैं रजनी कोठारी, टी.एच. मार्शल, आर सेठ, आलोक कुमार। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में अध्ययन किया है रामपुरा पर, रानीखेड़ा पर, श्रीपुरम पर या फिर शामीरपेट पर। तो क्या हो जाएगा? जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते ने अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में जो अध्ययन किया है वो कहां पर इनका अध्ययन था? रामपुरा पर था, रानीखेड़ा पर था, श्रीपुरम पर था या फिर शामीरपेट पर था। एंड फील्ड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फील्ड वर्क से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उन वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, श्रीपुरम हो जाएगा। ठीक है, श्रीपुरम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस है 21 अप्रैल और 6 जून को, यानी कि जो पृथ्वी दिवस है पहला उसका दिया गया है 21 अप्रैल और विश्व पर्यावरण दिवस है 6 जून। सेकेंड है ऑप्शन बी में 22 अप्रैल और 5 जून, 22 मार्च और 21 जून या फिर 22 मई और 12 अप्रैल। तो जो पृथ्वी दिवस है और जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड अर्थ डे की जो इस बार की थीम थी वो क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट।
ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस की थीम थी। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक पॉल्यूशन जो अभियान था उसके बीट प्लास्टिक, ठीक है, सॉरी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित था। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर ये केंद्रित था इस बार की ये जो थीम थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ट्राइबल्स हैं और कहां पर रहती है ये पूछा जा रहा है। ट्राइबल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कौन सी जनजाति कहां पर रहती है, किस जनजाति पर किसने अध्ययन किया हुआ है। जनजातियों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो भी पूछे जाते हैं, किस आर्टिकल में जनजाति की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो जनजाति के जो युवा ग्रह है वो कौन सा जनजाति में कौन सा युवा ग्रह पाया जाता है। कोई स्पेशली जनजाति का लोक नृत्य है वो फेस्टिवल कौन सा है वो पूछ लिया जाता है। मैरिज सिस्टम क्या है वहां पर वो पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं। इसके अलावा किसने जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया है, पुकारा है, ये भी पूछा जाता है। ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर फैक्ट्स भी क्लियर किए गए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहां पर कराया गया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। खासी मेघालय, टोडा नीलगिरी, मुंडा असम और खोंड जो जनजाति है वो उड़ीसा। तो कहां पर कौन सी रहती है? यहाँ पर फिलहाल पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो क्या होगा? जो मुंडा है, मुंडा जनजाति असम की नहीं है, ठीक है, असम में नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड मध्य प्रदेश में यहाँ पर रहती है, ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा जो पहला अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, जो पहला अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था वो अप्रैल 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, UN ढेबर के नेतृत्व में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अप्रैल 1960 में UN ढेबर के नेतृत्व में हुआ था। और जो दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? 2003 में दिलीप सिंह भुरिया के नेतृत्व में हुआ था। और भारत में SC/ST यानी भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है वो कब होता है? 12 मार्च ये 1992 में, ठीक है, 12 मार्च 1992 में भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसका जो राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है, नेशनल जो कमीशन है उसका गठन होता है, ठीक है, 1992 में। अब जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जैसे कि 338 अनुच्छेद 338 में जो ST है यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की जाती है और जिसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाता था। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 338। 338 में जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई और जिसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग कहा गया था। फिर इसके अलावा यहाँ पर फिर जो 79वां संविधान संशोधन होता है जिसमें SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दोनों के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिलहाल आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कौन सा है? आइए देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता, एल ड्यूमो, सामाजिक न्याय, DP मुखर्जी, पवित्रता और प्रदूषण, BR अम्बेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन, AR देसाई। कौन सा सही है? तो यहां पर क्या होगा? कौन सा सही है? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पवित्रता और जो प्रदूषण है उससे संबंधित कौन हो जाएंगे? पवित्रता और प्रदूषण से संबंधित कौन हो जाएंगे?
ड्यूमो हो जाएंगे, ठीक है, ड्यूमो हो जाएंगे। सामाजिक न्याय से संबंधित जो हो जाएंगे अंबेडकर, और जो सांस्कृतिक विविधता है उससे क्या हो जाएंगे, डीपी संबंधित हो जाएंगे। सांस्कृतिक विविधता से संबंधित डीपी मुखर्जी हो जाएंगे। सामाजिक न्याय से संबंधित पीआर अंबेडकर जी हो जाएंगे। और जो पवित्रता और प्रदूषण की बात की थी लियो ड्यूमो ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की थी। पहली बार पूछ रहा है जजमानी सिस्टम, जजमानी जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में इनमें से किसने की। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, बर्गेस, एससी दुबे। ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, बर्गेस, एससी दुबे ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक तो पहली बार पूछा जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने जजमानी व्यवस्था की वीडियो देखी है उनको पता होगा जजमानी व्यवस्था क्या है, वहां पर कराया गया है। तो यहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले, विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। कहां पर किया था, उत्तर प्रदेश यूपी के करीमपुर में इनका अध्ययन था। और इनकी जो बुक है द हिंदू जजमानी सिस्टम, बुक का नाम क्या है, द हिंदू जजमानी सिस्टम बुक का नाम है, जिसमें कि उन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की हुई थी। और विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। क्या बताया था, जजमानी व्यवस्था क्या है, एक प्रकार्यात्मक संस्था है और ये एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। पूछते हैं एग्जाम में, पहले अध्ययन किसका था, ठीक है, वो पूछेंगे। विलियम वाइजर, किस बुक में उन्होंने बात की, ये भी पूछते हैं। कहां पर उन्होंने अध्ययन किया, ऐसे भी पूछते हैं। जजमानी व्यवस्था है क्या, स्टेटमेंट दे देंगे, फिर नीचे सिस्टम दे देंगे कौन सा है, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था वैसे पूछ लेंगे। विशेषताएं दे देंगे, कौन सी जजमानी व्यवस्था से संबंधित विशेषताएं हैं, ऐसे भी पूछते हैं। किसने जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या बातें कही हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कराया गया है, आप देख लीजिएगा जरूर। और यहाँ पर जजमानी व्यवस्था के बारे में कुछ बातें जो आपको बताई जा रही है, जैसे कि ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होती है, ठीक है। विभिन्न जातियों के बीच में ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा समझौता आप बोल लें, वो होता है विभिन्न जातियों के बीच में, जिसके माध्यम से वे क्या करते हैं, जो भी उनकी जो वस्तुएं होती हैं या जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये वंशानुगत होती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ग्राम पंचायत वहां पर देखने का काम करती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो संविदा हो रहा है जातियों के बीच में, उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वे जातियां जो कि वस्तुएं या जो सेवाएं हैं दूसरी जातियों से लेती हैं, तो जो वस्तुएं या सेवाएं ले रही हैं जातियां, इनको क्या कहते हैं, जजमान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जजमान कहते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एंड जो वस्तुएं या सेवाएं जातियां देती हैं, जो प्रोवाइड करा रही हैं सामने वाले को, उनको क्या कहेंगे हम, कमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कमीन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि जो वस्तुएं और सेवाएं लेते हैं बट देते नहीं है किसी दूसरे को, उनको क्या कहते हैं, उनको यहाँ पर वो नहीं लेते हैं, ठीक है, वो जजमान की ही श्रेणी में आते, कमीन की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। बोला ना कि जो जातियां वस्तुएं सेवाएं लेती हैं उनको हम जजमान कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जजमान में ही आते हैं, वो लेते हैं वस्तुएं सेवाएं लेकिन दूसरे को देते नहीं है। बाकी की जैसे कि धोबी हो गई, नाई हो गई, कुम्हार हो गए, लोहार, बढ़ई, कहार, ये सभी कमीन की श्रेणी में आती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ये कमीन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी वो बताई गई हैं, और बहुत सी हैं जो नहीं बताई गई हैं, भूल जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो टॉपिक, उस टॉपिक पर वीडियो बनी होती है तो वहां पर ज्यादा है एक्सप्लेन किया गया, ज्यादा फैक्ट्स बताए गए हैं, तो वहां जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, धर्म दलित जीव की आह है, हृदयहीन जगत का स्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है। यह कथन है। ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टाइलर। दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टाइलर ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर,
धर्म दलित जीव की आह है, हृदय विहीन जगत का स्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है। ये कहना कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और धर्म को इन्होंने क्या कहा था, धर्म को अफीम कहा था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो होली फैमिली मार्क्स प्लस एंजल्स, ठीक है, मार्क्स विद एंजल्स की है, साथ है होली फैमिली। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स एंड एंजल्स है, साथ में दास कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दास कैपिटल, ठीक है, ये कब आई थी, पब्लिश हुई थी 1867 में, दास कैपिटल है। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मार्क्स से एंड मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, धर्म को इन्होंने अफीम कहा था, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, इस तरीके का भी था स्टेटमेंट। एंड प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स से, वहां पर कार्ल मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, संरचना के दो प्रकार बताए, अधोसंरचना अधिसंरचना ये क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद ये क्या है, अतिरिक्त मूल्य की जो अवधारणा थी वो क्या है, समाजवाद की जो बात की है वो क्या है, वो सभी वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। प्लस जितने भी टाइप की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं कार्ल मार्क्स से, उनको वहां पर कराया गया है। जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जीआईसी पीजीडी का एग्जाम हो, नेट का हो, उन सभी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी वहां पर कराया गया है, तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड एक महत्वपूर्ण कथन, कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण कथन की एक अलग वीडियो है, तो उनमें स्टेटमेंट्स केवल कराए गए हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया गया 1948, 1946, 1973, 1947। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 1946, 1973, 1947 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। नेक्स्ट है मायरोन विंकी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी, कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन है, मायरोन विंकी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। उपयुक्त सभी, कौन सा सही है यहाँ पर, तो ये सारी बुक्स सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी नई बुक्स हैं उन सभी को आपको याद करना है, पुरानी ज्यादा बुक्स रिपीट नहीं हो रही है आपके पेपर्स में, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक आधारित है, आपको कमेंट में बताना है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक किसकी है। अब ये बुक आधारित है, और आइए ऑप्शंस देखते हैं। साक्षात्कार पर, जीवन इतिहास पर, सहभागी अवलोकन पर, या फिर असहभागी अवलोकन पर। साक्षात्कार पर, जीवन इतिहास पर, सहभागी अवलोकन पर, या फिर असहभागी अवलोकन पर। तो क्या होगा, ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए.आर. देसाई प्रभावित हैं। डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, ई.ए. रॉस, ई.एच. कार। नेशनलिज्म को जब वो डिफाइन करते हैं ए.आर. देसाई, तो वो किससे प्रभावित होकर जो राष्ट्रवाद है उसको परिभाषित करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं। डी.एन. मजूमदार से प्रभावित थे, जी.एस. घुरिये से थे, ई.एच. रॉस से थे, या फिर ई.एच. कार से थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा, ई.एच. कार, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ई.एच. कार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ए.आर. देसाई की जो बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में प्रकाशित होती है और इसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की, इस बुक में उन्होंने राष्ट्रवाद के उदय की बात की है और E.H. कार से प्रभावित होकर ये राष्ट्रवाद को प्रभावित करते हैं। ये आज जो E.H. कार है उन्होंने क्या कहा था, जो राष्ट्र है उसको वे आधुनिक अवधारणा बताते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं राष्ट्र को एक आधुनिक अवधारणा के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो E.H. कार ने किया है। और जो देसाई है A.R. देसाई, ये मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित थे। ठीक है, देसाई मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए A.R. देसाई की, तो क्या क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, एक बुक का नाम क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट बुक है रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, ये एक देसाई की बुक है। नेक्स्ट है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये हो जाएगी। गांधीजीज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक्सरे, ठीक है, गांधीजीज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक्सरेस, ये भी A.R. देसाई की बुक है। नेक्स्ट है अस्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, अस्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, ये एक बुक है। नेक्स्ट है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ एंड डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये एक A.R. देसाई की बुक है। ठीक है, तो ये नई कुछ थी बुक्स एंड पुरानी, जैसे कि बताया गया, पुरानी रिपीट नहीं हो रही है, तो इनको जो है जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटीज एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, जेंडर इनइक्वालिटीज एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है माल्थस, नोटेस्टीन, एस देसाई, आंद्रे बेते, माल्थस, नोटेस्टीन, एस देसाई, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। जेंडर इनइक्वालिटीज एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर किसकी हो जाएगी? एस देसाई की, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान है, ठीक है, मैचिंग वाला है। तो यहां पर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किससे संबंधित हो जाएगी, 1986, ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 हो जाएगा, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1988 से। एंड जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो 2002, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब हो जाएगी, इससे संबंधित 2002 से आई थी। और राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य जो योजना है वो 2001। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किससे हो जाएगी, 1986 से हो जाएगी। राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है 1988। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो नीति थी वो संबंधित हो जाएगी 2002 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कौन से कब हुई, 2002 में। और लास्ट में जो राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना है ये 2001 से हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, संबंधित है, यानी ये बुक किसकी है, माल्थस, के श्रीनिवासन, ए बोस हट्टर। फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, बुक का नाम है फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल। अब ये किसकी बुक है, माल्थस, के श्रीनिवासन, ए बोस हट्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए बोस। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किया है। समाजशास्त्र का विभाजन तीन तरीके से, ऐतिहासिक समाजशास्त्र में, अनुभवशित समाजशास्त्र में और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में, इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं राइट, टॉनीज, सीमेल, एलेक्स इंकल्स। राइट, टॉनीज, सीमेल, एलेक्स इंकल्स ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या होगा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और जो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र है, इस तरीके से जो समाजशास्त्र का विभाजन है वो एलेक्स इंकल्स ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समाजशास्त्र को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कैसा है, परिवर्तनशील है।
क्या है समाजशास्त्र? परिवर्तनशील समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। जो समाज बदल रहा है, परिवर्तन होता रहता है, समाजशास्त्र उस परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए ना तो हम समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई हम सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा समाजशास्त्र का, क्योंकि समाज क्या करता है? परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए हम समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई सीमा नहीं निर्धारित कर सकते और ना ही इसके विषय क्षेत्र की जो विषय क्षेत्र का जो रूप है या स्वरूप है वो क्या होगा, स्पष्ट रूप से हम उसके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलेक एंकल्स ने समाजशास्त्र के बारे में इस तरीके से बात की है, तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है, यह कहना है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गल, जिन्सबर्ग। समाज व्यक्तियों का मात्र क्या है? संकलन है और जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गर, जिन्सबर्ग। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीमेल जो समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उससे संबंधित है, वे इसके क्या थे? जनक थे। ठीक है, इसके साथ सीमेल के साथ टॉनीज का भी नाम आता है। ठीक है, और ये सीमेल प्रकार्यात्मक संघर्षवादी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकार्यात्मक संघर्षवादी में पोजर का भी नाम आता है, सीमेल भी है। ठीक है, प्रकार्यात्मक जो संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था? एलेक पोजर ने दिया था। इसके अलावा प्रकार्यात्मक संघर्षवादी है वो सीमेल भी है और इन्होंने क्या कहा था? जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, संघर्ष को समाज के विकास के लिए इन्होंने आवश्यक बताया है सीमेल ने। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक संघर्षवादी हो गए, स्वरूपात्मक संप्रदाय के लिए जनक थे सीमेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हुए समाजशास्त्र की 3 प्रकार से चर्चा की है? समान समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हुए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे माना? सामाजिक प्रक्रिया को, और समाजशास्त्र की 3 तरह से चर्चा की है, एक समान समाजशास्त्र के रूप में, दार्शनिक समाजशास्त्र के रूप में और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के रूप में। ऑप्शन है सीमेल, दुर्खीम, वॉर्ड, रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे, एकल, द्वैध और त्रैध। ठीक है, समूह के 3 प्रकार बताए थे, एकल, द्वैध और त्रैध। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि समाज और कुछ ना होकर प्रतीकात्मक अंतरक्रिया ही है? समाज क्या है? प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है। इसमें से किसने कहा है? ऑप्शन है मीड, C.H. कूले, ब्लूमर, पेरेटो। मीड, C.H. कूले, ब्लूमर, पेरेटो ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समाज और कुछ ना होकर प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है, ये कहना किसका है? ब्लूमर का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के क्या थे? प्रवर्तक थे और इनके जो बुक है जो इन्होंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म यानी कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की रचना भी की थी। और जो ब्लूमर है वो मीड और होम से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? मीड एंड होम से ये प्रभावित थे। ठीक है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की इन्होंने रचना की थी ब्लूमर ने। नेक्स्ट है, प्रकारवादी की धुरीय कार्य पद्धति है। ऑप्शंस है पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विषय वस्तु कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विषय वस्तु कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है प्रकारवाद की कार्य पद्धति? फील्ड वर्क। ऑप्शन बी क्षेत्रीय कार्य। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वर द्वारा कन्या का अपहरण कर विवाह करना निम्न में से किसका उदाहरण है? आइए ऑप्शन देखते हैं। हठ विवाह, हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह या फिर सोरोरेट विवाह। वर द्वारा, लड़के द्वारा कन्या का, लड़की का अपहरण करके जो विवाह यानी जो शादी करते हैं इस तरीके से, वो विवाह क्या कहलाएगा? हठ विवाह कहलाएगा, हरण विवाह कहलाएगा, परिवीक्षा विवाह कहलाएगा या फिर सोरोरेट विवाह कहलाएगा? तो यहां पर क्या होगा, क्या हो जाएगा? हरण विवाह। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरण विवाह हो जाएगा। डी.एन. मजूमदार ने भारतीय जनजातियों में 8 प्रकार के विवाह की बात की थी। ठीक है, जो डी.एन. मजूमदार हैं उन्होंने इंडियन जो ट्राइब्स हैं उनमें जो मैरिज सिस्टम है, विवाह है, वो कितने प्रकार से बताएं कि 8 प्रकार के होते हैं, डी.एन. मजूमदार ने बताए। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से बताए। पहला उन्होंने बताया परिवीक्षा विवाह। पहला क्या है? परिवीक्षा विवाह है। दूसरा है हरण विवाह। ठीक है, दूसरा हरण विवाह, जिसमें ये अभी आपको स्टेटमेंट बताया गया कि वर द्वारा, लड़के द्वारा कन्या का अपहरण करके फिर विवाह होता है, उसको हरण विवाह कहते हैं। इसके अलावा हरण विवाह के अलावा परीक्षा विवाह है। फिर है क्रय विवाह की बात करते हैं कि क्रय विवाह भी होता है, सेवा विवाह होता है, विनिमय विवाह भी होता है और सह पलायन विवाह भी होता है। ठीक है, सह पलायन भी विवाह होता है। और जो हरण विवाह है, वो हरण विवाह जो नागा जनजाति है वहां पर होता है। ठीक है, नागा ट्राइब्स में हरण विवाह देखने को मिलता है। इसके अलावा हो जनजाति में हरण विवाह को ऊपर टिपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपर टिपी कहा जाता है। हो जनजाति में हरण विवाह को ऊपर टिपी कहा जाता है। गोंड जनजाति में हरण विवाह को पोसी ओथर कहते हैं। जो गोंड जनजाति है उसमें हरण विवाह को पोसी ओथर कहा जाता है। इसके अलावा खरिया, बिरहोर में भी हरण विवाह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली शब्द लैटिन भाषा से बना है, उसका अर्थ क्या है? फैमलिंग, फेमी, फैमुलस या फैमिलिया। जो लैटिन भाषा से बना है, किस भाषा से है? फैमलिंग, फैमी, फैमुलस या फिर फैमिलिया। तो यहाँ पर क्या होगा? फैमुलस हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ, इसकी मीनिंग क्या निकलती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, फैमुलस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और नौकर रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वो ये जो फैमुलस है उसकी जो मीनिंग है वो ये निकल के आ रही है। ठीक है, ये है मीनिंग होती है। जॉनसन ने क्या कहा? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो कि रक्त द्वारा, विवाह के द्वारा या फिर गोद लिए जाने से संबंधित हो, वे साथ साथ रहते हो, उसको हम परिवार कहेंगे। जॉनसन ने इस तरीके से परिवार को डिफाइन किया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है परिवार, जिसमें रक्त, विवाह या गोद लिए जाने से संबंधित जो लोग होते हैं और साथ साथ भी रहते हैं, वो सभी एक व्यक्ति जो है एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। वे सभी परिवार के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैमुलस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार को समाजशास्त्र की अध्ययन की इकाई किसने माना? जो परिवार है, फैमिली, समाजशास्त्र की जो अध्ययन इकाई है, परिवार को इनमें से किसने माना है? ऑप्शन है गुडे एंड हॉट, मॉर्गन, किंग्सले डेविस, अगस्ट कॉम्ट। गुडे एंड हॉट, मॉर्गन, किंग्सले डेविस, अगस्ट कॉम्ट, ये ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की जो अध्ययन इकाई है वो परिवार को माना है। अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, प्रत्यक्षवादी है। ये ज्ञान के 3 स्तर या समाज के जो विकास के 3 चरण बताए हैं, उनको क्या कहा है? धार्मिक है पहला, दूसरा तात्विक और तीसरा लास्ट में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक बात की है। ठीक है, ये तीन स्तर ज्ञान के बोल सकते हैं इनको, या समाज के विकास के जो 3 चरण है उनको कह सकते हैं। इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि पॉजिटिव फिलॉसफी है, नेक्स्ट जो बुक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है। एंड नेक्स्ट जो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इनकी कुछ बुक्स थी अगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड। ठीक है, सेंट साइमन इनके कौन थे? गुरु थे। अगस्ट कॉम्ट के सेंट साइमन गुरु भी थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिवार के दो कार्यों, अब कार्य कौन से हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्यों का वर्णन किया है। परिवार के दो कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है पार्सन्स, गुडे एंड हॉट, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। पार्सन्स, गुडे एंड हॉट, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर पेज क्या कहते हैं परिवार को? परिवार बच्चों के जनन उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, परिवार क्या है, क्या करता है, बच्चों के जो जनन है उनका पालन पोषण है उसकी व्यवस्था करता है। और परिवार के जो निर्माण की उन्होंने या परिवार के जो निर्माण या विकास जो हुआ है उसके भी उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं परिवार के निर्माण के या विकास की, मैकेवर एंड पेज ने। वो कौन कौन सी हैं? पूर्व वैवाहिक परिवार, ठीक है, विवाह से पूर्व जो परिवार होता है वो पूर्व वैवाहिक परिवार। दूसरा है वैवाहिक परिवार, फिर उसके बाद है संतानोत्पत्ति परिवार एंड लास्ट में परिपक्वता की अवस्था की बात की है। तो ये परिवार के जो निर्माण की बात की, अवस्था की जो बात की है वो मैकेवर एंड पेज ने की है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। विवाह क्या है? स्वयं में एक संस्था है, यह प्रथा नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है डब्ल्यू समनर, स्पेंसर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज। डब्ल्यू समनर, स्पेंसर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, यह प्रथा नहीं है, किसका कहना है? क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, सॉरी कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, ये है ऐसे करके बुक है, कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, ये इनकी बुक है। और इन्होंने मैकेवर एंड पेज ने परिवार के 2 कार्य बताए थे ना, अनिवार्य और ऐच्छिक वाले। अनिवार्य में जो सेक्सुअल है वो और संतान की जो उत्पत्ति है वो आते हैं अनिवार्य कार्य में। इसके अलावा जो ऐच्छिक कार्य है उसमें धार्मिक, शिक्षा, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को वे ऐच्छिक कार्य में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैकेवर एंड पेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। यह तर्क है। ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, डॉक्टर राधाकृष्णन, पीवी काने। जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं वही धर्म है और यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली ये शक्ति है। ये किसका तर्क है? स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, डॉक्टर राधाकृष्णन, पीवी काने ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी समूह या व्यक्ति को समाज से एक लंबे समय तक अलग रखा जाता है जिससे वह अपने सांस्कृतिक तत्वों को भूलने लगता है, यह कहलाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक लय, निसंस्कृतिकरण, गरीबी की संस्कृति। किसी समूह को या फिर व्यक्ति को, किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष को जब हम सोसाइटी से एक लंबे समय तक अलग रखते हैं, चूंकि एक लंबे समय तक अलग उसे रखा जा रहा है जिस वजह से वो अपने सांस्कृतिक जो तत्व है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको वो भूलने लगता है। तो ये क्या कहलाता है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक लय, निसंस्कृतिकरण या फिर गरीबी की संस्कृति। क्या हो जाएगा? निसंस्कृतिकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में पॉजिटिविज्म, ठीक है, उसके रेफरेंस में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? ऑप्शंस है स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर?
दुर्खिम। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि दुर्खिम के श्रम विभाजन, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है, आत्महत्या, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या की बात की थी। और आत्महत्या को इन्होंने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट बताया था। कहा था कि जो आत्महत्या है कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है कि व्यक्ति खुद सुसाइड करता है, मरने का जो मरता है व्यक्ति, तो ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है, सामाजिक क्रिया है। ठीक है, सोशल एक्शन है। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक विशिष्ट परिस्थिति में, कोई विशिष्ट परिस्थिति में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, समाज ही व्यक्ति को क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, उसे बाध्य करता है। और इसके अलावा एनोमी की बात की थी, विसंगति या आदर्श शून्यता जिसे कहते हैं, उसकी सबसे पहले दुर्खिम ने ही बात की थी। ठीक है, किसमें की थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुक्स भी पूछ लेते हैं किस किस बुक में उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट की बात की है, किसी ने भी। ठीक है, तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, इसमें इन्होंने एनोमी, जिसको विसंगति या आदर्श शून्यता कहते हैं, उसकी इस बुक में उन्होंने बात की है। धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत दिया था वो भी दुर्खिम का था। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने ये बात किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उस पर इनका अध्ययन रहा है, और समाज को ये देवता बताते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट ऐसे करके पूछे जाते हैं, तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। प्रसार, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच में जो विभाजन है, संस्तरण मूलक जो विभाजन है, वो क्या कहलाएगा, प्रसार कहलाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाएगा, सामाजिक विभेदीकरण कहलाएगा, या फिर सामाजिक असमानता कहलाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये भी फोल्डर 1 में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाएगा। पार्सन्स क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम में व्यक्तियों का उच्च और निम्न क्रम में विभाजन ही क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण है। इन्होंने सोशल सिस्टम के रेफरेंस में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सोशल सिस्टम के रेफरेंस में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण की बात की है पार्सन्स ने। ठीक है, और इन्होंने जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बताए थे, ठीक है, क्या बताया था, 2 आधार होते हैं। ठीक है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, पार्सन्स की नहीं बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 2 आधार होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राणी शास्त्री, जिसमें हम लिंग भेद की बात करते हैं, मेल है फीमेल है, लिंग भेद हो जाएगा, एज हो जाएगा, आयु, ठीक है, प्रजाति या जाति हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, शारीरिक और जो बौद्धिक कुशलताएं होती हैं, ये सभी प्राणी शास्त्री में आ जाएंगी। ठीक है, स्त्रीकरण का जो एक प्राणी शास्त्रीय आधार है वो। दूसरा जो सामाजिक सांस्कृतिक आधार है, इसमें मनी आ जाएगा, ठीक है, संपत्ति आ जाएगी, व्यवसाय जो उनका जॉब है, व्यवसाय है, नौकरी है, वो हो जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक धर्म हो जाएगा, इसमें राज्य या शक्ति जो है वो भी इनमें आ जाएंगे। तो ये 2 आधार हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, तना परिवार की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है लिंटन, फ्रेडरिक लिपले, मर्डॉक, यंग एंड विलमोर, माइकल यंग एंड विलमोर। तना परिवार, स्टेम फैमिली, ठीक है, तना परिवार की जगह स्टेम फैमिली भी पूछा जाता है, स्टेम परिवार ऐसे करके भी पूछा जाता है। लिंटन है, फ्रेडरिक लिपले है, मर्डॉक है, यंग एंड विलमोर ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर, फ्रेडरिक लिपले हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तना परिवार भी, स्टेम फैमिली भी और शाखा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 5 पुत्र या 6 पुत्र आप रख लीजिए, ये सब रहते हैं और ये सभी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये सभी पुत्र जो है, परिवार के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, सभी अलग अलग रहते हैं। लेकिन जैसे फैमिली में कोई फंक्शन हो गया, विवाह हो गया, कोई समारोह हो गया, कुछ होता है, तो वे सभी मिलते हैं, तो उसमें जो संयुक्तता की भावना है, ठीक है,
वो पाई जाती है। लोग आपस में जो भावनात्मक या जो आर्थिक सहयोग है वो भी करते हैं। इस वजह से उन्होंने इस परिवार को क्या कहा है, तना परिवार, शाखा परिवार या फिर स्टेम फैमिली का नाम दिया है फ्रेडरिक लिबले ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति, शिक्षा, भूमि, आकार व परिवार के आकार के आधार पर बिहार के 30 गांवों का अध्ययन किया है। कास्ट, एजुकेशन, ठीक है, जाति, शिक्षा, भूमि का जो आकार है, परिवार का जो आकार है, इन सभी के आधार पर बिहार के 30 गांवों का अध्ययन इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस है एमएस रॉय, मिल्टन सिंगर, सच्चिदानंद, एमएस गोरे। एमएस रॉय, मिल्टन सिंगर, सच्चिदानंद, एमएस गोरे ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंजौर की निम्न जातियों पर किसने अध्ययन किया। जो तंजौर विलेज है वहां की निम्न जातियों पर अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है एफ.जी. बेली, ओवेन लिंच, नाडेल, कैथरीन गफ। एफ.जी. बेली, ओवेन लिंच, नाडेल, कैथरीन गफ ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहां पर, कैथरीन गफ का था। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर कैथरीन गफ राइट आंसर हो जाएगा। अब कैथरीन गफ की कुछ बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो जैसे कि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, कैथरीन गफ की बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया, रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है इनकी बुक रूरल चेंज इन साउथ ईस्ट इंडिया, रूरल चेंज इन साउथ ईस्ट इंडिया ये है, ठीक है। इंपेरियलिज्म एंड रेवोल्यूशन करके भी एक इनकी बुक है, इंपेरियलिज्म एंड रेवोल्यूशन इन साउथ एशिया, ठीक है, इंपेरियलिज्म एंड रेवोल्यूशन इन साउथ एशिया। ये सारी बुक्स किसकी हैं, कैथरीन गफ की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई उच्च जाति अपने समीप के किसी जनजाति के संपर्क में आकर उसके मूल्य, मानदंडों, पर्व, त्योहारों, खान पान आदि को अपनाने लगती है, जिसे कहा जाता है विसंस्कृतिकरण, जनजातीयकरण, संस्कृति ग्रहण या फिर संस्कृतिकरण। कोई उच्च जाति है वह अपने समीप किसी जनजाति के संपर्क में है, टच में है, और उस वजह से चूंकि उसके टच में है, उस वजह से जो जनजाति के जो मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनका जो खान पान है, क्या खाते हैं, ठीक है, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाने लग जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, विसंस्कृतिकरण कहेंगे, जनजातीकरण कहेंगे, संस्कृति ग्रहण कहेंगे या फिर संस्कृतिकरण कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताया गया था कि कल्चर जैसे हो जाएगा ना, इस तरीके से स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछते हैं आपको। एक वीडियो बहुत समय से आप लोगों को बोला जा रहा है, स्टेटस, रोल एंड कल्चर करके बना हुआ है। आपस संस्कृति से संबंधित, भूमिका से संबंधित, परिस्थिति से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मुख्य परिस्थिति क्या होती है, बहुल भूमिका क्या है, परिस्थिति क्रम क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होता है, निर्जातीय केंद्रवाद क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनजातीकरण। ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है, कालिया ने दी है, एस.सी. कालिया ने, ठीक है, एस.सी. कालिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है भूमिका परिवर्तन को, परिस्थिति परिवर्तन को, व्यवसायों में परिवर्तन को या फिर स्थान में परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता भूमिका में परिवर्तन को दर्शाती है, परिस्थिति में परिवर्तन, व्यवसायों में परिवर्तन या फिर स्थान परिवर्तन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिस्थिति परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की जाए तो सामाजिक गतिशीलता में बुगार्डस क्या कहते हैं, जो पोजीशन है, ठीक है, सामाजिक जो पद है उसमें जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक पद में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। व्यक्ति या फिर कोई समूह आप ले ले, उसके पद या परिस्थिति या जब जो जिसे हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं उसमें जो परिवर्तन आता है, ठीक है, वो परिवर्तन समूह में भी देखने को मिल सकता है, समाज की जो संरचना है उसमें भी होता है, ठीक है। ये जो परिवर्तन है, जो गतिशीलता, इसको हम कहते हैं, जो सामाजिक पद है उस पद में जो परिवर्तन है वो ही सामाजिक गतिशीलता है। अब व्यक्ति समूह के पद या परिस्थिति या हम सामाजिक जो परिस्थिति है उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें होता है, साथ साथ में जो परिवर्तन है वो समूह की या समाज की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी हमें जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो गतिशीलता है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है कि किस दिशा में हमें जो गतिशीलता है वो देखने को मिलेगी या पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर परिस्थिति परिवर्तन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य व्यवस्था, बर्बर व सभ्य अवस्था किसने बताई है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन टाइलर, फ्रेजर। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन टाइलर, फ्रेजर ऑप्शंस में है। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य व्यवस्था, बर्बर व्यवस्था व सभ्य अवस्था, क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाज का जो विकास है वो विकास स्तर में हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा था। यहाँ संस्कृति लिखा है, संस्कृति के अलावा समाज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उद्विकास स्तर में उनका विकास, समाज का विकास हुआ, ये याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने ऐसे ही इसी तरीके से परिवार के उद्विकास के आधार पर भी परिवार के स्तर की बात की थी, ठीक है। जैसे कि समृद्ध परिवार, समूह परिवार, सिडमिएशन या फिर जिसे युगल परिवार कहते हैं, पित्त सत्तात्मक और फिर एक विवाह, जो एक परिवार है। पित्त सत्तात्मक के बाद उन्होंने एक विवाही परिवार की बात की थी, ठीक है। समृद्ध परिवार, समूह परिवार, युगल परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार, ये 5 प्रकार के परिवार की बात की थी। और परिवार का जो उद्विकास के आधार, उद्विकासीय जो अवस्था है परिवार की, उसके चरण कह लीजिए या अवस्था कह लीजिए, ये 5 तरीके या प्रकार कह लीजिए, ये 5 तरीके से बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है बोटोमो के अनुसार निम्न कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बोटोमोर के अनुसार निम्न कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, या फिर ए और बी यानी उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। आइए ऑप्शन देखते हैं। व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, व्यक्ति को सन्यासी बनाना, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, व्यक्ति को सांस्कारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, व्यक्ति को सन्यासी बनाना, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, व्यक्ति को सांस्कारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो यहाँ पर क्या होगा? सी, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित तरीके से इसको पूरा करने के योग्य बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मानव उसकी आयु कितनी बताई गई व्यक्ति को? व्यक्ति की 100 वर्ष तक जो है उसकी जो 100 वर्ष की आयु अवधि है उसके आधार पर 4 भागों में जो है विभाजन किया गया था, ठीक है। पहला क्या बताया था? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में संन्यास आश्रम की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो गए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति के एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जो अंतःविवाह की विवेचना है, अंतःविवाह की बात है, उसको जाति के एक महत्वपूर्ण जो कास्ट है, कास्ट सिस्टम, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से किसने बताया?
ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एनके दत्ता। जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एनके दत्ता ऑप्शंस में है। क्या होगा यहां पर? जीएस घुरिये, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जीएस घुरिये है यहाँ पर। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की जो उन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, ये बुक भी पूछी जाती है। विशेषताएं कई बार आपको बताई गई है, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताई गई थी। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया था, घुरिये ने कहा था कि भारत की जाति व्यवस्था इंडो आयरन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है और यहीं से वह अन्य भागों में फैल गई है, यहीं से अन्य भागों से ले जाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, घुरिये का है ये। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो परंपरागत जजमानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कमीन शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति? क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया, उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या फिर मध्यम जाति के लिए। तो क्या हो जाएगा? सेवादार जाति। ठीक है, वे जातियां जो सर्विसेज, वस्तुएं, सेवाएं दूसरी जातियों को देती हैं, वो कमीन की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, किस में आएंगी? कमीन की श्रेणी में आएंगी। और जो जातियां दूसरी जातियों से सेवाएं, वस्तुओं को लेती हैं, प्राप्त करती हैं, वो जजमान की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर दे रहे हैं, पूछा जा रहा है कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। अभी आपको बताया गया था इससे पहले कि जो जातियां सेवाएं या वस्तुएं दूसरी जातियों को देती हैं, वो कमीन कहलाएंगे, जिसमें धोबी, नाई, कुम्हार, कहार, इन सभी को की बात की थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय जजमान की श्रेणी में आते हैं। वे जो सर्विसेज हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, लेते हैं लेकिन देते नहीं है। ठीक है, तो वो जजमान में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में जेनेटर शब्द का अर्थ है जैविकीय पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, धार्मिक पितृत्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। लैटिन भाषा में जेनेटर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जैविकीय पितृत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी का अणु शब्द जो है वो दिया है? नातेदारी का अणु या नातेदारी अणु की अवधारणा किसकी है, ऐसे करके पूछा जाता है। ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी-स्ट्रॉस, क्रोबर। रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी-स्ट्रॉस, क्रोबर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेवी-स्ट्रॉस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि हर समाज की नातेदारी संरचना जो होती है, जो किनशिप स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जिनको उन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक स्वरूप कहा है। नातेदारी का जो प्रारंभिक स्वरूप कहा है, उन संबंधों को, उन संबंधियों को जिनके मिलने से ही जो नातेदारी संरचना है उसका निर्माण होता है। और ये जो 4 संबंध हैं वो हर समाज में देखने को मिलते हैं। ये जो 4 संबंधों की बात करते हैं जिसके आधार पर नातेदारी व्यवस्था का निर्माण हुआ, वे कौन से संबंध हैं? पति पत्नी, ठीक है, पहला बता रहे हैं पति पत्नी, दूसरा मामा भांजा, दूसरा मामा भांजा, तीसरा पिता पुत्र, तीसरा पर क्या है? पिता पुत्र, लास्ट में भाई बहन। ये जो संबंध है उसके आधार पर ही उन्होंने नातेदारी अणु की बात की है। और ये जो बोला है, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो संबंधी होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्वरूप कहा है समाज का, या जो नातेदारी संरचना है उसका प्रारंभिक इन्होंने स्वरूप कहा है। ठीक है, ये 4 संबंध हर समाज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति और सामाजिक संरचना, निर्धनता के ये 3 कारण हैं। किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है एस.एम. मिलर, विस्लर, ओपलर, डेविड इलेश। एस.एम. मिलर, विस्लर, ओपलर, डेविड इलेश ऑप्शंस में है।
तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डेविड इलेश हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बुक्स हैं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे। पहली बुक का नाम क्या है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेते। नेक्स्ट है अर्बन सोशियोलॉजी R.N. मॉरिस। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी। तो कौन सा सही नहीं है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेते, अर्बन सोशियोलॉजी R.N. मॉरिस, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी। क्या हो जाएगा सही, कौन सा नहीं है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एस.सी. दुबे की ये नहीं है, M.N. श्रीनिवास की ये है। ठीक है, M.N. श्रीनिवास की ये बुक है। नेक्स्ट है, किसी भी समाज के विकास के लिए दो तत्व, ये दो तत्व कौन से हैं? इच्छा शक्ति और संसाधन को आवश्यक किसने माना है? समाज के विकास के लिए दो तत्व, एक इच्छा शक्ति और संसाधन, किसने माना है? रूसो, अरस्तो, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर है ऑप्शंस में। रूसो, अरस्तु, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समाज के विकास के लिए दो तत्व, इच्छा शक्ति और संसाधन को आवश्यक किसने बताया? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पहली बुक का नाम क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? द रिलीजन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इनकी बुक है द सिटी। नेक्स्ट बुक क्या है इनकी? द सिटी है, जो कि 1922 में आई थी। ठीक है, द सिटी। नेक्स्ट इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री। जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री ये इनकी बुक है। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में खाद्य आपूर्ति के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में खाद्य आपूर्ति के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऑप्शन है स्पेंसर, मार्थर, सैडलर, डबल जे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, डबल डे। राइट थ्योरी थी इनकी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक स्टेटमेंट है कि जो मांसाहारी जातियां होती हैं या मांसाहारी जो व्यक्ति हैं उनकी वो अल्पसंख्यक रहे, उनकी संख्या कम रही है। जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो अल्पसंख्यक है। उनकी जो बोल सकते हैं जो संतान उत्पत्ति की बात करते हैं एक तरीके से, उसमें फर्टिलिटी जो होती है वो देखने को मिलती है, कम देखने के लिए मिलती है, तो वो अल्पसंख्यक रहते हैं। जो शाकाहारी जो जातियां होती हैं वो क्या होती हैं? बहुसंख्यक होती हैं। और जो आहार की उपलब्धता है, कितना है हमारे पास खाना, जो आहार की उपलब्धता है उसकी दो स्थितियों की बात करते हैं। एक बाहुल्यता की स्थिति, यानी कि जो अधिक मात्रा में खाना है, खाद्य है, तो वो बाहुल्यता की स्थिति है। इसमें प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलता है व्यक्ति को, तो उस वजह से उसकी जो संतान उत्पादन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। दूसरी जो स्थिति बताई है आहार की उपलब्धता की, वो है रिक्तता, यानी कि जो कम है। इसमें क्या होता है? जो प्रचुर मात्रा में जो पौष्टिक भोजन है वो नहीं मिलता है, उस वजह से जो प्रजननशीलता की जो दर होती है वो क्या होती है? जो क्षमता होती है प्रजननशीलता की वो क्या होती है? अधिक होती है। और जो आहार बहुलता वाला जो वर्ग है वो क्या आता है? धनी वर्ग में होता है, तो उस वजह से उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम होती है। और जो रिक्तता बहुलता वाला है उसमें गरीब वर्ग आता है, सैडलर कहते हैं, और उसमें क्या होती है? जो प्रजनन क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। और मध्यम वर्ग में क्या कहते हैं? जनसंख्या स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये डाइट थ्योरी था, डबल डे का इनका ये कहना था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आता है इस तरीके से, मांसाहारी जातियां अल्पसंख्यक रही हैं जबकि जो शाकाहारी जातियां हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो ये याद रखिएगा, डबल डे का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। ऑप्शंस हैं ग्रेबनर,
एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, एलियट एंड मेरिल। यहां पर कौन हो जाएंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रैबनर और एंकरमैन। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। कल्चर एंड जो कम्युनिकेशन है, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है हेबरमास, पीटर बोर्डियू, गिलिन एंड गिलेन, एडमंड लीच। कल्चर एंड कम्युनिकेशन किसकी बुक है? हेबरमास, बोर्डियू, गिलिन एंड गिलेन, एडमंड लीच ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? एडमंड लीच। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एडमंड लीच संरचनावादी हैं, हाईलैंड ऑफ बर्मा पर इनका अध्ययन रहा है, काचिन जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी एक बुक है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये एडमंड लीच की बुक्स है। ठीक है, और ये याद रखिएगा हाईलैंड ऑफ बर्मा जनजाति पर, हाईलैंड ऑफ बर्मा के ऊपरी भाग पर ऐसे करके पूछते हैं, और एक काचिन जनजाति पर अध्ययन रहा है। ठीक है, ट्राइबल्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अध्ययन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एडमंड लीच, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा है? प्रजाति को एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस हैं विजन्स एंड विजन्स, हटन, रिजले, हॉबेल। बताइए। विजन्स एंड विजन्स, हटन, रिजले, हॉबेल ऑप्शंस में है। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, इनमें से किसने कहा है? तो विजन्स एंड विजन्स हो जाएगा। ठीक है, विजन्स एंड विजन्स हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया था? प्रजाति की जो बात की थी कि आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जा सकने वाली जो व्यक्ति है, व्यक्तियों का जो समूह है, उसको इन्होंने प्रजातीय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर ने क्या कहा है? व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर ने क्या कहा है? माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय या फिर सहकष्ठी। माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सहकष्ठी क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर टाइलर हो जाएगा। टाइलर ने कहा था माध्यमिक संबोधन। ठीक है, माध्यमिक संबोधन है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवधारणा है याद रखिएगा, माध्यमिक संबोधन की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है? टाइलर ने दी हुई है। नेक्स्ट है किसके अनुसार जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आर देसाई, बी आर अम्बेडकर, जी एस भूरिये या फिर इनमें से कोई नहीं। जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। ए आर देसाई, बी आर अम्बेडकर, जी एस भूरिये ऑप्शंस में है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982, 1985 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
1980, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1980 देश के में सभी जो 5200 जो सामुदायिक थे विकास खंड, उनमें जो है जो समन्वित ग्रामीण जो विकास कार्यक्रम था उसको लागू किया गया था, ठीक है। देश के सभी जो 5200 सामुदायिक विकास खंड थे उन सभी में जो है जो समन्वित ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम है उसको लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, या फिर निर्धनता उन्मूलन के रूप में। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत वसन अपराध है। तस्करी, घूसखोरी, घूसखोरी या फिर चोरी। कौन सा व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध जिसे बोलते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है श्वेत वसन अपराध का वो किसका है, सदरलैंड का है। समाज में उच्च परिस्थिति या प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के समय जो गैर कानूनी कार्य किया जाता है उसको श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध कहा जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा, घूसखोरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा गलत है। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास। बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह। सांस्कृतिक विलंबना, ऑगबन। फोकवेज, समनर। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास। बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह। सांस्कृतिक विलंबना, ऑगबन। फोकवेज, समनर। क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय परंपराएं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुल परंपराएं ये किसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, एस.सी. दुबे का था। और उन्होंने परंपराएं कितने तरह की बताई थी, 6 तरह की परंपराओं की बात की थी और ये आपके एग्जाम में आता है। उन्हें भी देख लेते हैं। पहली जो परंपरा बताई उन्होंने शास्त्रीय परंपरा बताई। पहली क्या है, शास्त्रीय परंपरा है। दूसरी है नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा। दूसरी क्या हो जाएगी, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। थर्ड में आ जाएगा क्षेत्रीय परंपरा। थर्ड में क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय परंपरा हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पर स्थानीय परंपरा हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पर स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, जिसमें जैसे कि किसी स्थान विशेष में मेला लग रहा है, उस मेले में भी कोई कैंप लग जाता है, ठीक है, तो वो स्थानीय उप संस्कृति में आ जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा में। लास्ट में जो है वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है, पश्चिमी परंपरा की वो बात करते हैं। नेक्स्ट है मानव समाज एक जीव के रूप में है। निम्नलिखित में से किसने इस तरीके से बात की है, मानव समाज को एक जीव के रूप में किसने परिभाषित किया है। दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस में है, तो क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और स्पेंसर, ऐसा स्पेंसर का कहना है। और स्पेंसर सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं, ठीक है, सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं। और समाज को उद्विकासीय जो ढांचा या जो समाज की उद्विकासीय संरचना है उसकी बात करते हैं। ये सरल जो पहला बताते हैं, सरल समाज का जो विकास जो ढांचा है या संरचना, ये जो अवस्था रही है समाज की सरल रही, जिसमें आदिम या प्राचीन व्यवस्था देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पर ये द्वियौगिक की बात करते हैं, जिसमें कि मध्यकालीन व्यवस्था की बात करते हो। थर्ड में ये त्रियौगिक की बात करते हैं, इसमें जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो आधुनिक समाज की व्यवस्था देखने को मिलती है उसकी बात करते हैं। और इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि सोशल स्टैटिक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, ये सारी स्पेंसर की बुक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। कूले, समनम, मीड, बोटोमो।
अर्ध समूह का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इनमें से किसने दिया है? कूले, समना, मीट, बोटोमो ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर अर्ध समूह की अवधारणा किसकी थी? बोटोमो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, जिन्सबर्ग, बोटोमो, इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट रहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो बुक है वो कौन सी है? सोशियोलॉजी है, जिसमें कि इन्होंने क्या कहा था? ऐसा समूह जिसमें निश्चित संरचना और संगठन का क्या होता है, जो अर्ध समूह की बात करते हैं कि अर्ध समूह है क्या, तो ऐसा समूह व्यक्तियों का जिसमें जो निश्चित संरचना या जो संगठन है उसका क्या होता है? अभाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप भीड़ को रख सकते हैं, उसमें उसका कोई निश्चित संरचना नहीं है, संगठन नहीं है, लोग एक दूसरे के प्रति कम जागरूक होते हैं कि वो एक समूह के मेंबर हैं। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर हम रख सकते हैं प्रस्थिति समूह को, लिंग समूह को रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बोटोमो, अगर बोटोमो ना हो, वो जिन्सबर्ग हो, तो आपको जिन्सबर्ग पर टिक करना होगा। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संबंध है? ऑप्शंस हैं, दो सेनाओं के सामने आमने सामने होना, दो सेनाओं का, एक परीक्षा कक्ष में बैठे हुए 30 परीक्षार्थी, एकाएक मूसलाधार वर्षा के दौरान आश्रय के लिए भागते हुए लोग, सिनेमा के दर्शक तथा पर्दे के कलाकार। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है आश विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह। क्रय द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है? आश विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह। तो ये असुर विवाह कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अप्रशस्त विवाह है, यानी जो निम्न कोटि का विवाह है, उसकी श्रेणी में ये आता है असुर विवाह। इसमें क्या होता है? वर कन्या के पिता को कुछ धन देकर विवाह करता है। ठीक है, और विवाह में देखें तो 8 प्रकार के विवाह की बात की गई थी। ठीक है, 4 उसमें प्रशस्त या उच्च श्रेणी में आते हैं और बाकी के 4 निम्न या अप्रशस्त श्रेणी में आते हैं। जो उच्च श्रेणी के हैं, जैसे कि ब्रह्मदेव, आश प्रजापति है, और जो निम्न श्रेणी के हैं असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस, पैशाच जो विवाह है वो इस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेदपोश अपराध। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाएगा? संगठित अपराध कहा जाएगा, विमुक्ता कहा जाएगा, किशोर उपचार या बाल अपराध या फिर सफेदपोश अपराध। तो यहाँ पर क्या होगा? सफेदपोश अपराध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार एक ही वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका समान होता है। वर्ग के सदस्यों के जीवन अवसर समान होते हैं। वर्ग के सदस्य एक ही परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं या फिर परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। क्या होगा यहाँ पर? एक ही वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके जो जीवन अवसर होते हैं वो समान होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के वर्गों की बात की थी। ठीक है, 4 प्रकार के वर्गों की बात मैक्स वेबर ने की हुई थी। पहला बताया संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। पहला क्या बता रहे हैं? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। दूसरा जो बता रहे हैं संपत्ति विहीन श्वेत वसन। संपत्ति विहीन श्वेत वसन की बात करते हैं। फिर थर्ड नंबर पर पतित बुर्जुआ की बात करते हैं एंड लास्ट में नीले वस्त्र श्रमिक की बात करते हैं। ठीक है, नीले वस्त्र श्रमिक की बात, श्रमिक वर्ग की ये बातें करते हैं। तो ये 4 वर्ग के प्रकार आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया था अशोक राय द्वारा, राधा कुमार द्वारा, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा या फिर डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा। अशोक रॉय, राधा कुमार, डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर कर्ण सिंह। तो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार की इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, 132 रही है। इसको भी याद रखिएगा, इंडेक्स में ऐसे पूछ लेते हैं फर्स्ट पेपर में या फिर आपके सोशियोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। तो इस बार कितनी रही है, 132 इंडिया की रैंकिंग रही है। टोटल कंट्रीज कितनी थी, 191। टोटल कंट्रीज कितनी है, 191 है। उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 132। ठीक है, 132 रही है इंडिया की रैंकिंग। नेक्स्ट है समाज शास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो समाज शास्त्र है वह मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका कहना है, ऑप्शन है किंग्सले डेविस, एंथनी गिडेंस, पीवी यंग, पीटर एल बर्जर। समाज शास्त्र है वह मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। डेविस, गिडेंस, पीवी यंग, पीटर एल बर्जर ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, एंथनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं गिडेंस और इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्भिमुखीकरण करके नए सिद्धांत जो बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, नव प्रकारवादी, मार्क्सवादी, संरचनावादी या फिर नव मार्क्सवादी। मार्क्स की जो विचारधारा जो रही है उसमें कुछ बदलाव करके जो नए सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, नव प्रकारवादी वो कहलाएंगे, मार्क्सवादी, संरचनावादी या फिर नव मार्क्सवादी। तो नव मार्क्सवादी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति अपने को ही एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती है, यह किसके उदाहरण में आएगा, भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति तनाव या फिर परिस्थिति संघर्ष। कोई व्यक्ति है वह अपने को एक ही समय में दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो कि परस्पर विरोधी मांगे उत्पन्न करती हैं, ये किसमें आएगा, भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति तनाव या फिर परिस्थिति संघर्ष। क्या हो जाएगा, आप लोगों को स्टेटस रोल एंड कल्चर वाली जो वीडियो है उसमें कराया गया है। भूमिका संघर्ष ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है भूमिका संघर्ष की, वो मर्टन ने दी हुई है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है। जर जोरू जमीन है किसने कहा, ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है किसने कहा है, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, डेनियल लर्नर। रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, डेनियल लर्नर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, ऑस्कर लेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति या अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी हुई थी। नेक्स्ट है हमारे देश में 1976 में पहली बार जो भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई। ऑप्शन है डॉक्टर कर्ण सिंह, योगेंद्र कुमार, सतीश चंद्र, अमर सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह, योगेंद्र कुमार, सतीश चंद्र, अमर सिंह। 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी, किसके नेतृत्व में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है, प्राथमिक समूह टाइलर, संदर्भ समूह आर हाइमैन, आंतरिक समूह बाह्य समूह बियरस्टेट, संगठित समूह रॉबर्ट पार्क। कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही है संदर्भ समूह आर हाइमैन को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई थी, कूले ने दी हुई थी। आंतरिक समूह बाह्य समूह की जो अवधारणा दी थी समनर ने दी थी। और जो संगठित समूह है वो रॉबर्ट बियरस्टेट का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। यह तर्क है हॉबेल का, क्रोबर का, जॉनसन का या फिर रॉल्फ लिंटन का। किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों यानी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह है, संस्कृति जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वे सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं, दूसरों तक संचार करते हैं। ये तर्क किसका है? हॉबेल है, क्रोबर, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है हीगल, मुजफ्फर शेरिफ, लोम्ब्रोसो, सीआर शाह। हीगल, मुजफ्फर शेरिफ, लोम्ब्रोसो, सीआर शाह ऑप्शंस में है। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये बुक है, तो ये किसकी हो जाएगी? मुजफ्फर शेरिफ की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोट बैंक की परिकल्पना की है। वोट बैंक की जो अवधारणा है वो किसने दी है? किसने बात की है वोट बैंक की? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एडम स्मिथ। एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुत्व जाति जिसे डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण, वोट बैंक, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। एंड इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं करके, वहां पर डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की एक अवधारणा मिलेगी और संस्कृतिकरण की अवधारणा मिलेगी। उन्हें जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इनकी स्पेशली जो संस्कृतिकरण है होती क्या है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषताएं क्या है ये पूछ ली जाती है। किसका कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। किस बुक में बात की है, ऐसे करके भी एग्जाम्स में पूछते हैं। डोमिनेंट कास्ट का जैसे कि प्रभुत्व जाति क्या होती है, कहाँ पर उन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया है श्रीनिवास ने, और जो डोमिनेंट किसे हम प्रभुत्व जाति कहेंगे उसके लक्षण क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होती है, इस तरीके से भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, तो वहां से उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, कहलाता है स्वजाति केंद्रिता, सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक प्रतिमा। प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। किसमें आएगा? स्वजाति केंद्रिता में, सार्वभौमिकता में, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान में। तो स्वजाति केंद्रिता, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझा का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। बुक्स हैं डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, क्लोवर्ट एंड ओलिन, सोशियोलॉजी ऑफ डेवियन बिहेवियर, क्लीनॉट, डेवियंस एंड सोसाइटी, टाइलर, या फिर उपयुक्त सभी। डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, क्लोवर्ट एंड ओलिन, सोशियोलॉजी ऑफ डेवियन बिहेवियर, क्लीनॉट, डेवियंस एंड सोसाइटी, टाइलर, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो ये सारी बुक्स सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल डेवियंस इन इंडिया। सोशल डेवियंस इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बुक है? ऑप्शन है कोहेन, क्लीनॉट, ओलिन, सुशील चंद्र। कोहेन, क्लीनॉट, ओलिन, सुशील चंद्र ऑप्शंस में है। बुक का नाम है सोशल डेवियंस इन इंडिया। तो ये किसकी हो जाएगी? सुशील चंद्र की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं पुनः समाजीकरण, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं। ये जो सुधार प्रक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? पुनः समाजीकरण, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पुनः समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से, ठीक है, दोबारा से नए मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों को सीखना, तभी उसको कहा जा रहा है पुनः समाजीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया। बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया। अब ये किसकी है? ऑप्शन है रॉबर्टसन, वॉलस्टीन, आलोक रॉय, मार्टिन को। ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया, ये जो बुक है वो किसकी है? रॉबर्टसन, वॉलस्टीन, आलोक रॉय, मार्टिन को ऑप्शंस में है। तो किसकी हो जाएगी ये? आलोक रॉय की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? बुक्स हैं, कब प्रकाशित हुई, ऐसे करके दिया गया है। दास कैपिटल 1867 में, पैटर्न्स ऑफ कल्चर 1934, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 एंड प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1916। कौन सा सही नहीं है? दास कैपिटल 1867, पैटर्न्स ऑफ कल्चर 1934, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1916। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वेबर की ये बुक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1905 है, ठीक है, 1916 नहीं होगा, 1905 में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। ध्यान दीजिएगा, बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों, सोशल क्लास का जो की बात की है वो इनमें से किसने की है? ऑप्शंस हैं मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेनियल बेल। मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेनियल बेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम है, इसको सही लाइन में लगाना है। वर्ग अपने आप में, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, वर्ग अपने लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला क्या होगा? वर्ग अपने आप में, ठीक है। वर्ग जो श्रमिक वर्ग है उसका जो वर्ग है वो फिर आएगा फोर्थ नंबर, यानी वर्ग अपने लिए। जब पूंजीपति शोषण करता है उसमें जब चेतना आती है तो वो जो श्रमिक वर्ग है वो अपने लिए वर्ग बनाता है, ठीक है। उनका जो ऐसे कॉन्सेप्ट है स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। स्वयं में वर्ग यानी जो श्रमिकों का वर्ग है वो, और जब उनमें चेतना आ जाती है कि पूंजीपति उनका शोषण कर रहा है, उनको जो उचित, जो उनकी मेहनत के अनुसार, शारीरिक श्रम के अनुसार जो उनको मिलना चाहिए सैलरी, वो नहीं मिलता है, उनसे ज्यादा घंटे तक काम करवाता है, जो सरप्लस वैल्यू है, जो अतिरिक्त मूल्य है, जो से प्रॉफिट होता है वो भी वो ले लेता है पूंजीपति, उसको भी वो नहीं मिलता है। तो जब उसमें उस तरीके चेतना आती है तो वो स्वयं के लिए वर्ग बनाता है। फिर बाद में फिर वो उसके पूंजीपति के विरुद्ध क्या करता है? संघर्ष करता है, क्रांति करता है अपने हक के लिए। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो है सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, सोशल चेंज आएगा, जिसको मार्क्स कहते हैं कि जो समाज है पूंजीवादी समाज, उसका अंत होगा और एक ऐसा समाज आएगा, समाजवादी समाज, जिसमें सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, सबको सभी समान होंगे। जो असमानता का स्तर है वो नहीं देखने को मिलेगा, उच्च और जो निम्न वर्ग है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्ग व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, फिर वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। 1948 में, 1937 में, 1952 में या फिर 1955 में। जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और फिर परिवार नियोजन के लिए जो सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो कब अपनाया गया? 1948, 1937, 1952 या फिर 1955। क्या हो जाएगा? 1952 में। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है?
आइए देखते हैं। दुर्खीम धार्मिक और सामाजिक सिद्धांत, टर्नर धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप, मैक्स वेबर धर्म का समाजशास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर धर्म का समाजशास्त्र, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम का क्या था, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप, ठीक है। टर्नर का धार्मिक और सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा इससे रिलेटेड, हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है। आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है, किसका कहना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, जॉक देरिदा, जेमसन, जॉर्ज रिट्जर। वेबर, देरिदा, जेमसन, रिट्जर ऑप्शंस में है। आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है। तो यहाँ पर जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है आधुनिकता की जो परियोजना है वो अभी अधूरी है। आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है, इनमें से किसका कहना है। ऑप्शन है फूको, जेमसन, गिल्पिन, हेबरमास। फूको, जेमसन, गिल्पिन, हेबरमास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेबरमास। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेबरमास का क्या कहना था कि जो लोकतंत्र या जो प्रजातंत्र है, पूंजीवाद है, और जो आधुनिकता है, लोकतंत्र जिसे प्रजातंत्र भी कहते हैं, पूंजीवाद फिर आधुनिकता, ये सभी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जो प्रजातंत्र है वो किस पर आधारित है, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। जब तक हम स्वतंत्रता और समानता यानी कि प्रजातंत्र को प्राप्त नहीं कर लेते, स्वतंत्रता और समानता को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसी वजह से ये हेबरमास कहते हैं कि जो आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है वो अभी अधूरा है। तो हेबरमास ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना है। हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को इनमें से किसने माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जॉर्ज रिट्जर किससे प्रभावित है, मैक्स वेबर से प्रभावित है। नेक्स्ट है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। जो मानव की जो हित है, इच्छाएं हैं, वे ही मानव समाज में संघर्ष का कारण है, ऐसा किसका कहना है। ऑप्शन है डेरेनड्रॉफ, रोसेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर। डेरेनड्रॉफ, रोसेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, रोसेनहॉफर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक गत्यात्मकता की बात संघर्ष के रेफरेंस पर की थी, संघर्ष सिद्धांत के आधार पर की थी, और 5 प्रकार की इच्छाओं की बात की थी। 5 प्रकार की मानवीय इच्छाएं होती है। पहली उन्होंने बताया प्रजातीय या सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है उसकी बात की है। सेकंड नंबर पर इन्होंने शारीरिक जो इच्छा है उसकी बात की। थर्ड नंबर पर वैदिक इच्छा की बात की है। फोर्थ नंबर पर आध्यात्मिक इच्छा की बात की, और लास्ट में सामाजिक इच्छा की बात की है। इन इच्छाओं या इन हितों को प्राप्त करने को लेकर जो है एक दूसरे से संघर्ष हो जाता है, उसी वजह से इन्होंने संघर्ष को डिफाइन किया था, ठीक है, रोसेनहॉफर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है नृजातीय केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। नृजातीय केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर,
सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी संस्कृतियां अपने अपने स्थान पर क्या होती है, श्रेष्ठ होती हैं। जब किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के जो मानक मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, जब उनसे देखने का प्रयास हम इससे करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी की जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है उसे, तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? परिहार, मातुल्य, परिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाएगा? मातुल्य कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? आर.के. मर्टन, सदरलैंड, शाह एंड मेके, जी.एच. मीड। अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए भूमिका सिद्धांत और स्व के सिद्धांत को इनमें से किसने दिया है? आर.के. मर्टन, सदरलैंड, शाह एंड मेके, जी.एच. मीड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी.एच. मीड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक थी। नेक्स्ट है, कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती है। कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या होगा? कथन और कारण, यानी कि ए आर दोनों सही है, या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, या फिर ये दोनों ही सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, या कथन सही है कारण गलत है, या कारण जो कथन है वो गलत है कारण सही है। क्या हो जाएगा? यानी कि जो कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती है ये सही है, लेकिन जो कारण है कि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते, ये कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब ये मैचिंग वाला है। एक तरफ जो अपराध के संप्रदाय हैं वो दिए हुए हैं और एक तरफ संप्रदाय भी है और सदरलैंड भी ऐसे करके भी दिया हुआ है, समाजशास्त्री बोले हम। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैविकी अभिगम में यूरोपीय अपराध शास्त्री आ जाएगा और जो श्वेत वसन अपराध है वो सदरलैंड का हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम वाला सदरलैंड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैविकी अभिगम जो है उसमें यूरोपीय अपराध शास्त्री आ जाएगा। शरीर विज्ञानी अभिगम में लोम्ब्रोजियम यानी कि जो लोम्ब्रोजो वाला था, लोम्ब्रोजो ने जो दिया था, बात की हुई थी, वो आ जाएगा। समाज शास्त्री अभिगम में अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदरलैंड का कॉन्सेप्ट क्या था? श्वेतवसन था। जैविक सिद्धांत लोम्ब्रोसो का था, अपराध शास्त्र के जनक थे। इसके अलावा लोम्ब्रोसो के अलावा जैविक सिद्धांत में अगर आ जाए शेल्डन एंड ग्लुक, ठीक है, शेल्डन एंड ग्लुक आ जाएगा। हेंस आइसेक करके भी नाम आ जाएगा। तो ये जैविक सिद्धांत में या संप्रदाय में ही है अपराध के। ठीक है, जैविक सिद्धांत अपराध या विचलन का जो सिद्धांत है वो आ जाएगा इसमें। और शरीर विज्ञान ऐसे करके भी आए तो लोम्ब्रोसो हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि नगर कुप्रबंधन की समस्या विकराल, साथ ही बेरोजगारी, भुखमरी जैसी जो अन्य समस्याएं हैं निम्न में से किस नगर की अवस्था को दर्शाती हैं? नेक्रोपोलिस, टायरनोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर मेगालोपोलिस। नगर को प्रबंधन की समस्या विकराल हो जाए, बेरोजगारी, भुखमरी या अन्य समस्याएं इनमें से किस नगर में देखने को मिलेगी? नगर में जो व्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? नेक्रोपोलिस कहेंगे, टायरनोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर मेगालोपोलिस। ये टायरनोपोलिस कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं की बात की? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। जो नगरवाद की 4 विशेषताएं हैं, स्थायित्व है, सतहीपन है, गुमनामी है, व्यक्तिवाद है। ऑप्शन है लुइस वर्थ, सी मार्शल, एलन रॉस, मैक्स वेबर।
लुइस वर्थ, सी मार्शल, एलन रॉस, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो ये जो नगरवाद की विशेषताएं हैं वो लुइस वर्थ ने बताई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।